हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपीएसआई, यूपीआरओ, एआरओ, स्टेट, पीसीएस, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं संविधान को यानी पॉलिटी को। तो संविधान के लगभग 22 वीडियो हम इसके पहले ही कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप पुराने सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने समझ लिया था राज्यपाल को। राज्यपाल समझने से पहले हमने ये समझा था कि जो विधानमंडल होती है राज्य की, उसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल को हमने कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है विधान परिषद के बारे में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो चलिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जितने भी चीजें आपके संविधान में या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं उनको समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है आर्टिकल 168 को। आर्टिकल 168 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा और ये विधान मंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा से मिलकर के बना होगा। तो राज्यपाल को हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। आज की क्लास में हमें ये जो दूसरा अंग है जिसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके आगे हम विधानसभा को पढ़ेंगे अगली क्लास में और इस तरह से राज्य का जो विधान मंडल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो विधानसभा को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हमें विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होती है। वर्तमान समय में ये सिर्फ 6 राज्यों में पाई जाती है, जबकि वहीं पर जो राज्यपाल होते हैं और जो विधान परिषद होती है वो सभी स्टेट्स में होते हैं। आपको पता है वर्तमान समय में हमारे देश में कुल 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं। तो इन सभी स्टेट्स में यानी 28 के 28 स्टेट्स में राज्यपाल भी पाए जाएंगे और विधानसभा भी पाई जाएगी, लेकिन विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होगी। विधान परिषद वर्तमान समय में सिर्फ 6 स्टेट्स में है। इसका मतलब जो 22 राज्य हैं उनमें विधान परिषद नहीं पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और ट्रिक के माध्यम से हमें ये याद करना है कि कौन कौन से स्टेट्स में विधान परिषद पाई जाती है। ट्रिक से इसलिए याद करना है क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं या जब आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तब तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, सारी चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन जैसे आपका एग्जाम पास आता है, आप इतना सारा कंटेंट पढ़ चुके होते हैं कि वहां पर आपको कंफ्यूजन होने लगता है, सारी चीजें माइंड में मिक्सअप हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में इतना सारा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आपको सारी चीजें याद होती हैं, सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। इसलिए आपको सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से याद रखनी है। जितने भी फैक्ट वाली चीजें हैं वो आपको ट्रिक के माध्यम से याद करनी है। इसीलिए जैसे मैंने पहली ही क्लास से आपको ट्रिक्स के माध्यम से जो फैक्ट हैं उनको याद करवाया है, सारे फैक्ट वाली जो ट्रिक हैं उनको आपको एक नोट्स में लिखते जाना है। मुश्किल से 10 से 12 पेज की नोट्स में ये सारी ट्रिक्स कंप्लीट हो जाएंगी। इन ट्रिक्स को आप नोट करते जाइए, अलग से 10 से 12 पेज में नोट बना लीजिए। इनको आप वीकली यानी हर संडे टू संडे रिवाइज कर लिया करिए। इनको बनाने का फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम से एक दिन पहले आप इनको 1 घंटे या आधे घंटे में रिवाइज कर लेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। अब देखिए, एक चीज ऐसी है जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है। देखिए, जब भी हम एग्जाम हॉल में जाते हैं हमारे अंदर इतना सारा प्रेशर होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल में बैठ करके यही सोचते रहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो वहां पर आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है, क्योंकि आपका आधी एनर्जी जो है आपकी वो ये सोचने में लगी हुई है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं आना है। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रखी है, तो आप निश्चिंत होकर के एग्जाम हॉल में जाइए
और उस समय ये सोचिए कि अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भगवान की दया से आप एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब अर्थव्यवस्था ऐसी है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको तसल्ली से, मेहनत से, ईमानदारी से अपनी तैयारी करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सिलेक्शन बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है। बहुत सारा लक फैक्टर भी होता है जिससे सिलेक्शन होगा आपका या नहीं होगा, ये डिसाइड होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लग सकती है या गलत लग सकती है, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि आपका सिलेक्शन बहुत सारा लक फैक्टर भी होता है जिस पर डिपेंड करता है कि होगा या नहीं होगा। तो आपको उसके लिए नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि हमें अपनी पूरी मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ प्रयास करना है। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और भी अच्छा है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो जिस सरकारी नौकरी में अगर वो लग जाते तो जहां पर होते उससे बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं। इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं आज की अर्थव्यवस्था में कि आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे, अच्छे से मेहनत करना जानते हैं, आप कोशिश करना जानते हैं, तो आप बेरोजगार कभी भी नहीं रहेंगे, आपका सिलेक्शन हो या ना हो। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। आपको अपनी मेहनत करनी है। बाकी अगर संभव हो पाए तो आप एक स्किल कम से कम ऐसी रख लीजिए जिसके लिए आप डेली प्रयास करें, जिससे आप डेली सीखें। आपके पास एक ऑप्शन हो जहां पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप वहां पर काम कर सकें और आगे अपना काम बढ़ा सकें। उस पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जब आप स्किल सीखते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी आती जाती हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको अच्छे तरीके से कोशिश करनी है, पूरी ईमानदारी से कोशिश करनी है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अच्छी बात है, आपको कहीं पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब क्या। आप एक स्किल कोई पकड़ लीजिए, उसको सीखते रहिए, आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो भी आप बहुत आगे, बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में रखिए। कभी भी हार कर, थक कर बैठिए नहीं, रुकिए नहीं और जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। अपना किरदार रखिए समुद्र जैसा जिसमें सब कुछ समा जाए। तो ठीक है, ये बात तो रही ज्ञान की बात जो मैं आपसे करना चाहती थी। अब देखिए, ट्रिक के माध्यम से हमें याद रखना है जहां पर भी विधान परिषदें पाई जाती हैं, जिन भी स्टेट्स में विधान परिषदें पाई जाती हैं, तो ट्रिक है ऊब कर मैं आपसे तेल लेने आया। ऊब करके मतलब थक करके, परेशान हो करके मैं आपसे तेल लेने आया। तो ऊ से आपको याद रखना है यूपी, बी से आपको याद रखना है बिहार, कर से आपको याद रखना है कर्नाटक, मैं से महाराष्ट्र, आप से आंध्र प्रदेश, तेल से तेलंगाना और लेने आया ये दोनों वर्ड साइलेंट हैं। तो यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 स्टेट्स में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है। अब यहीं पर आपको एक बात और याद रखनी है कि यूपी में सबसे अधिक विधान परिषद की जो सीटें होती हैं वो हैं। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट में विधान परिषद की सबसे अधिक सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सीटें हैं तेलंगाना में 43 सीटें। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अब आर्टिकल 169 में लिखा गया है विधान परिषद के सृजन और उत्साधन के बारे में। सृजन का मतलब है कि किस तरह से किसी स्टेट में विधान परिषद को बनाया जाएगा, यानी सृजित किया जाएगा। तो बनाने को कहा जाता है सृजित करना और समाप्त करने को कहा जाता है उत्साधन करना। हमें पता है कि हर स्टेट में विधानसभा नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टेट अपने यहाँ पर विधान परिषद नहीं है और अगर कोई स्टेट अपने यहाँ पर विधान परिषद बनाना चाहता है तो उसके लिए प्रक्रिया दी गई है 169 में, और इसी प्रक्रिया द्वारा विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। दोनों के लिए सेम प्रोसेस होता है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, जिस भी स्टेट को अपने यहाँ पर विधान परिषद का गठन करना है, विधान परिषद को बनाना है,
उस स्टेट की जो विधानसभा होगी, अगर वह 2/3 बहुमत से बिल को पास कर देती है और बिल पास करने के बाद संसद में भेज करके अगर संसद इसे अनुमति दे देती है, यानी साधारण बहुमत से संसद के द्वारा भी इस बिल को पास कर दिया जाता है, साधारण बहुमत से इस बिल को संसद के द्वारा भी पास कर दिया जाता है, तो फिर इस स्टेट में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। उत्साधन के लिए, यानी विधान परिषद अगर किसी स्टेट में एग्जिस्ट करती है वर्तमान समय में, लेकिन उसे विधान परिषद को समाप्त करना है अपने यहाँ से, तो भी ये सेम प्रोसेस होगा। राज्य की विधानसभा जो होगी वो 2/3 बहुमत से बिल पास करेगी, संसद के पास भेजेगी, संसद अगर साधारण बहुमत से इस बिल को पास कर देती है तो वहां पर विधान परिषद को हटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है स्टेट्स के पास इतना रेवेन्यू नहीं होता है, इतना पैसा नहीं होता है कि वो बहुत सारा पैसा विधान परिषद और विधानसभा दोनों में खर्च कर सके। आपको पता होगा एमपी में जो है, पहले एमपी जो स्टेट है वहां की विधान सभा ने विधान परिषद बनाने के लिए बिल पास किया था 2/3 बहुमत से, संसद के द्वारा भी इसे मंजूरी दे दी गई थी, यानी साधारण बहुमत से संसद ने भी इस बिल को पास कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद एमपी ने, यानी मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ पर विधान परिषद नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पहले विधानसभा के सदस्यों पर खर्च करें और फिर विधान परिषद भी बना करके उसके सदस्यों पर पैसा खर्च कर सकें। तो विधान परिषद अगर किसी राज्य में एग्जिस्ट करती है और उसे हटाना है तो भी ये सेम प्रोसेस होगा। 169 में ही ये लिखा गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आर्टिकल 171 को समझना है। आर्टिकल 170 विधान सभा से संबंधित है, कल की वीडियो में हम देखेंगे, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है आर्टिकल 171 को। इसमें लिखा गया है विधान परिषद के गठन के बारे में। विधान परिषद का गठन किस किस तरह से किया जाएगा, क्या इसकी पूरी संरचना होगी, इसके सदस्यों का चुनाव किस तरह से किया जाएगा, ये सारी बातें आर्टिकल 171 में लिखी गई हैं। तो देखिए विधान परिषद में मैक्सिमम मेंबर जो हो सकते हैं वो होंगे विधानसभा के 1/3 मेंबर, यानी विधानसभा के 1/3 सदस्य मैक्सिमम विधान परिषद में हो सकते हैं, ये बात इसमें लिखी गई है। और इसमें मिनिमम मेंबर होंगे 40, ये भी आपको याद रखना है। तो मिनिमम 40 और मैक्सिमम विधान सभा का 1/3। फिर इसमें इसके सदस्यों का चुनाव किस तरह से किया जाएगा ये बात बताई गई है। अब देखिए आपको याद होगा जब हमने राज्यसभा वाला चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि कुछ सदस्य उसमें मनोनीत किए जाते हैं और कुछ सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। और कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में हमने समझा था कि जो काम केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं वो राज्य के स्तर पर राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। जो कार्य केंद्र के स्तर पर राज्यसभा के द्वारा किए जाते हैं वही कार्य विधान परिषद के द्वारा किए जाते हैं और इनकी पूरी संरचना भी सेम ही होती है। जिस तरह की संरचना लोकसभा की होगी राज्य में वैसी ही संरचना विधानसभा की होगी। तो राष्ट्रपति से सिमिलर वर्क और उसकी संरचना होती है राज्यपाल की, विधानसभा के समान होती है लोकसभा और राज्यसभा के समान होती है विधान परिषद। तो यहाँ पर भी कुछ सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा और कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जो निर्वाचित किए जाते हैं सदस्य उसमें भाग लेते हैं शहरी स्थानीय निकाय जो होते हैं वो, विधानसभा के मेंबर और माध्यमिक स्तर के टीचर और इसके अलावा स्नातक। 1/6 सदस्य गवर्नर के द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में हमने समझा था कि प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले निर्वाचन, कौन कौन से सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं ये बात हमें समझनी है। तो देखिए 1/3 मेंबर जो होते यहाँ पर 1/3 सदस्य चुने जाते हैं शहरी स्थानीय इकाइयों के द्वारा। शहरी स्थानीय इकाइयां क्या होती हैं? तो ये होते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सब के द्वारा 1/3 मेंबर्स को चुना जाता है। फिर 1/3 मेंबर चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अभी हम आगे विधानसभा को पढ़ेंगे। विधानसभा के जो 1/3 मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो 1/3 सदस्यों को यहाँ पर चुनते हैं। फिर
1/6 सदस्य जो होते हैं, यानी 1/6 जो मेंबर होते हैं इसके, उनमें से कुछ सदस्य चुने जाते हैं माध्यमिक स्तर के टीचर्स के द्वारा और कुछ सदस्य चुने जाते हैं ग्रेजुएट लोगों के द्वारा। तो माध्यमिक स्तर के टीचर जो होते हैं वो 1/12 सदस्य चुनते हैं और स्नातक जो होते हैं यानी ग्रेजुएट जो होते हैं वो 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। स्नातक ऐसे स्नातक होंगे जो कम से कम 3 वर्ष पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले चुके होंगे, ग्रेजुएट 3 साल पहले हो चुके होंगे। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। अब ये कुल मिलाकर के देखिए 5/6 सदस्य ये पूरे हो गए, 1/3 ये, 1/3 ये और 1/6 ये। अब इसमें बचे 1/6 और सदस्य। तो इन 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है या इन्हें मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से रिलेटेड व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करते हैं और ये 1/6 सदस्य होते हैं, 1/6 मेंबर होंगे विधान परिषद के जो मनोनीत किए जाएंगे राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। मैक्सिमम मेंबर इसमें हो सकते हैं विधानसभा का 1/3, मिनिमम हो सकते हैं 40। कुछ सदस्य इसमें निर्वाचित किए जाते हैं और 1/6 सदस्य इसमें राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर हमें समझना है आर्टिकल 172 के जो 2 है यानी 172 का 2 जो है आर्टिकल, उसमें लिखा गया है इनके कार्यकाल के बारे में। आर्टिकल 172 के 1 में लिखा गया है विधानसभा के कार्यकाल के बारे में। तो विधानसभा और राज्यसभा दोनों का कार्यकाल आर्टिकल 172 में ही लिखा गया है। इसके 1 में लिखा गया है विधानसभा के बारे में, इसके 2 में लिखा गया है विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद का कार्यकाल बिल्कुल राज्यसभा की तरह ही होता है। अभी हमने समझा था, कल के क्लास में हमने समझा है कि राज्यसभा से ही मिलती जुलती पूरी जो कॉन्सेप्ट होता है, पूरी जो अवधारणा होती है वो विधान परिषद की होती है। तो इसमें भी ये एक स्थायी सदन होता है, राज्यसभा भी एक स्थायी सदन होता है। इन्हें कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं और इस तरह से ये सदन कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी भी भंग नहीं होता है और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन इसके सदस्य 6-6 साल के लिए आते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होकर के यहाँ से चले जाते हैं। तो 1/3 करके ही हर 2 साल में इनको चुना जाता है और 1/3 ये हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे विधान परिषद का कार्यकाल पूछे तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। ये बात आपको याद रखनी है। अब आर्टिकल 173 के 2 में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। योग्यताएं भी लगभग बराबर ही हैं। आपको पता है राज्यसभा के सदस्य की भी मिनिमम आयु चाहिए 30 साल। यहाँ पर भी किसी व्यक्ति को अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 30 साल। बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, चित्त विकृत नहीं होना चाहिए, यानी उसे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए।